इतिहास के पन्नों में कुछ राज ऐसे दफन होते हैं जिन पर लगा खून 100 साल बाद भी नहीं सूखता। घोर गाथा के आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद खौफनाक सच से पर्दा उठाने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या हो जब एक बेहद उन्नत एआई सिस्टम को प्राचीन दस्तावेजों और पुराने नक्शों को खंगालने का काम सौंपा जाए। हमारे एआई ने हाल ही में अमृतसर के उन शताब्दी पुराने खून से सने रिकॉर्ड्स का विश्लेषण पूरा किया है, और सच कहूं तो इस एआई ने जो सोची समझी और क्रूर सच्चाई उजागर की है ना, वो किसी की भी रूह कंपा देने के लिए काफी है। 13 अप्रैल 1919। हम सब ने इतिहास की किताबों में इसे महज एक दुखद घटना के तौर पर पढ़ा है, राइट? लेकिन एआई द्वारा खोदे गए ये पुराने अभिलेख कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। एआई का डेटा हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर हंटर कमीशन वो कौन सा खौफनाक सच था जिसे हमेशा के लिए दफनाना चाहता था। 1919 की वो काली परछाइयां ब्रितानी साम्राज्य की किस ठंडी और क्रूर साजिश को छुपाए हुए हैं, क्योंकि यकीन मानिए ये सिर्फ एक नरसंहार नहीं था, ये एक बिछाया गया खौफनाक जाल था। विश्लेषण की शुरुआत में ही एआई सिस्टम ने सबसे पहली विसंगति यानी रेड फ्लैग को चिन्हित किया, रॉलेट एक्ट। अब ये कोई आम कानून नहीं था, ये पूरे पंजाब में खौफ और दहशत का एक दम घोटू माहौल पैदा करने का एक अचूक हथियार था। जरा कल्पना कीजिए, बिना किसी वारंट के गिरफ्तारी और बिना जूरी के गुप्त मुकदमे, मतलब कोई सुनवाई नहीं। एआई का डेटा स्पष्ट रूप से दिखाता है कि ब्रिटिश सरकार स्वतंत्रता की हर उठती आवाज को कुचलने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी थी, और इसी एक कानून ने उस चिंगारी का काम किया जिसने पूरे पंजाब को एक सुलगते हुए ज्वालामुखी में बदल कर रख दिया। अध्याय 1, 1919 की काली परछाइयां और अत्याचार की रूपरेखा। अमृतसर शहर पर अब खौफ के साए धीरे धीरे घिरने लगे थे। एआई ने जब सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जैसे लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी के पैटर्न को ट्रेस किया तो सड़कों पर बढ़ती अराजकता साफ दिखने लगी। माहौल बेहद तनावपूर्ण था, और जब एआई ने इन पुराने जर्जर हो चुके दस्तावेजों को गहराई से स्कैन किया तो जो बात सामने आई वो वाकई चौंकाने वाली थी। ब्रिटिश प्रशासन के भीतर एक गहरा डर बैठा हुआ था। उन्हें खौफ था कि मई के महीने में 1857 जैसी एक और बड़ी क्रांति भड़कने वाली है। इस पैरानोया ने, इस खौफ ने ब्रिटिश अधिकारियों को किसी भी हद तक जाने के लिए मानसिक रूप से तैयार कर दिया था। और फिर वो घटनाएं घटी जिन्होंने इस बारूद के घेर में आग लगा दी। 10 और 11 अप्रैल को हुई हिंसक झड़पों में 5 यूरोपीय नागरिकों की जान गई, और एक बुजुर्ग अंग्रेज मिशनरी मार्सेला शेरवुड पर भीड़ ने हिंसक हमला किया। इसके बाद ब्रिगेडियर जनरल डायर का जो क्रूर और भयानक रूप सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। डायर ने एक आदेश जारी किया, क्रॉलिंग ऑर्डर, यानी हर उस भारतीय को उस गली से हाथों और घुटनों के बल रेंग कर गुजरना होगा जहां शेरवुड पर हमला हुआ था। जो कोई भी पुलिस के करीब आता उसे सरेआम कोड़े मारने के आदेश थे। ये कोई न्याय नहीं था, ये पूरी की पूरी नस्ल को जलील करने की एक भयानक और सोची समझी साजिश थी। अध्याय 2, बंद दरवाजे और एक जाल की संरचना। इस बढ़ते हुए खौफ के बीच हमारा एआई जलियांवाला बाग के भूगोल का, उसकी बनावट का विश्लेषण करता है, और पता चलता है कि ये कोई साधारण सभा स्थल था ही नहीं। ये एक ऐसा जाल था जिससे जिंदा बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उस दिन की एक एक टिक टिक करती खौफनाक घड़ी पर जरा गौर कीजिए। 13 अप्रैल की सुबह 9 बजे डायर ने शहर में कर्फ्यू और सभाओं पर प्रतिबंध की घोषणा की, लेकिन बैसाखी के मेले में आए उन हजारों मासूम ग्रामीणों को इसकी कोई भनक तक नहीं थी। दोपहर 12:40 पर डायर को खुफिया जानकारी मिलती है कि लोग बाग में जमा हो रहे हैं, पर उसने उन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की। वो बस शांत बैठा इंतजार करता रहा, और फिर ठीक शाम 5:30 बजे वह अपने 50 सशस्त्र सैनिकों के साथ उस बाग के मुख्य द्वार पर पहुंच गया। एआई द्वारा निकाले गए इस वास्तुशिल्प ब्लूप्रिंट को अगर हम गहराई से देखें तो चारों तरफ से 10 फुट ऊंची दीवारें नजर आती हैं। सिर्फ 5 संकरे प्रवेश द्वार, और उनमें से भी ज्यादातर स्थायी रूप से बंद। जो एक सबसे चौड़ा द्वार था, ठीक उसी पर डायर अपने हथियारबंद सैनिकों के साथ खड़ा हो गया। अंदर बैसाखी मनाने आए 10,000 से 20,000 निहत्थे लोग, जिनमें पुरुष, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे, वो पूरी तरह से फंस चुके थे। भागने का, बचने का कोई रास्ता नहीं। दमघोटू खौफ का ये ढांचा एक भयंकर कत्लेआम के लिए पूरी तरह तैयार था। अध्याय 3, खौफ के 10 मिनट और मृतकों के आंकड़े। बिना किसी चेतावनी के, बिना भीड़ को वहां से हटने का एक भी मौका दिए, डायर ने फायर का आदेश दे दिया। निहत्थे नागरिकों पर जो अपनी जान बचाने के लिए उन संकरे और बंद दरवाजों की तरफ भाग रहे थे, अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं,
और ये जो आंकड़ा है ना, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एआई द्वारा पुराने अभिलेखों से निकाला गया वो क्रूर सच है। सिर्फ 10 मिनट के भीतर 1650 राउंड गोलियां दागी गईं। गोलियों की बौछार तब तक नहीं रुकी जब तक कि सैनिकों के पास बारूद लगभग खत्म नहीं हो गया। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक निरंतर, बेरहम और बेहद सोची समझी हत्या थी। इस भयानक नरसंहार के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने इस पूरी घटना पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश की। उनके आधिकारिक रिकॉर्ड्स ने मृतकों की संख्या मात्र 379 बताई। 379। लेकिन स्वतंत्र जांच और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुमानों ने जो खौफनाक हकीकत उजागर की, वो ये थी कि असल में 1000 से 1500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ये इतिहास के सबसे बड़े कवर अप यानी सच को दफनाने की साजिशों में से एक था। और जब गोलियां चल रही थीं, तो वहां दहशत का आलम क्या रहा होगा, ये उस बाग में मौजूद उस अकेले कुएं से पता चलता है। एआई का विश्लेषण उन गहरी परछाइयों को दर्शाता है जो आज भी उस 20 फुट चौड़े शहीदी कुएं पर छाई हुई हैं। गोलियों से बचने की छटपटाहट में लोग एक के ऊपर एक उस कुएं में कूदते चले गए। बाद में महज उसी एक कुएं से 120 लाशें निकाली गईं। जरा सोचिए, चीखों, भगदड़ और लाचारियों का वो मंजर, कोई भी शब्द उसे बयां नहीं कर सकता। अध्याय 4, क्रूर गणनाएं और खलनायक की अपनी आवाज। जब एआई विश्लेषण हंटर कमीशन के अभिलेखों की और गहराई में जाता है, तो वहां जनरल डायर की खुद की गवाही दर्ज मिलती है। और ध्यान रहे, ये शब्द किसी आम सैन्य फैसले के नहीं है, ये एक बेहद क्रूर, एक सोशियोपैथिक मानसिकता की गवाही देते हैं। इन शब्दों की क्रूरता को महसूस कीजिए। उसने खुद साफ साफ मान लिया कि वो बिना खून बहाए भीड़ को हटा सकता था, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं, क्योंकि उसका मकसद भीड़ को हटाना था ही नहीं। उसका मकसद तो पूरे पंजाब में दहशत का ऐसा खौफनाक संदेश देना था जिसे पीढ़ियां न भूल सकें। वो बस भारतीयों को उनकी तथाकथित नाफरमानी की सजा देना चाहता था। और फिर वो आगे कहता है, और ऐसा होने पर मैं खुद को एक मूर्ख साबित कर देता। ये अहंकार की सबसे ठंडी और खौफनाक हद है। सिर्फ अपना गुरूर बचाने के लिए, अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए उसने हजारों मासूमों की जान ले ली। और एक बात और, उस रात उसने शहर में तय समय से पहले ही कर्फ्यू लगा दिया था। जानते हैं इसका नतीजा क्या हुआ? जो लोग घायल थे वे पूरी रात उसी बाग के उस खूब अंधेरे और सन्नाटे में तड़प तड़प कर खून बहने से मर गए। उन्हें अस्पताल ले जाने वाला, उन्हें पानी पिलाने वाला कोई नहीं था। अध्याय 5, एक सदी पुराना प्रतिशोध और खून का हिसाब। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो खून बहाया गया था वो मिट्टी में यूं ही खामोश नहीं मिला। हमारे एआई का ऐतिहासिक धागा अमृतसर की उस खून से सनी मिट्टी से शुरू होकर 21 साल आगे भविष्य में सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के दिल लंदन तक पहुंचता है। 1919 के उस खूनी बाग में एक युवक जिंदा बच गया था, ऊधम सिंह। लेकिन उस दिन जो घाव उसकी आत्मा पर लगे वे कभी नहीं भरे। उसने पूरे 21 साल तक बहुत ही खामोशी और धैर्य के साथ इंतजार किया। और फिर 1940 में लंदन के कैक्सटन हॉल में उसने उस शख्स को मौत के घाट उतार दिया जिसने डायर के इस राक्षसी कृत्य को सही ठहराया था, पंजाब का तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर। अपने मुकदमे के दौरान ऊधम सिंह ने जो कहा वो डार्क और पोएटिक जस्टिस का सबसे बड़ा उदाहरण था। उन्होंने कहा, वो मेरे लोगों की भावना को कुचलना चाहता था, इसलिए मैंने उसे कुचल दिया। ये सिर्फ एक बदला नहीं था, ये एक ऐसा कदम था जिसने उस वक्त ब्रिटानी साम्राज्य की नींव में खौफ की लहर दौड़ा दी थी। ऊधम सिंह ने अपने देश के सम्मान के लिए उस 21 साल की आग को बुझाते हुए खुशी खुशी फांसी का फंदा चूम लिया। तो अंत में जब हमारा एआई सिस्टम अपना ये विश्लेषण समाप्त करता है तो एक बहुत ही गहरा, बहुत ही डरावना सवाल पीछे छूट जाता है। उस कुएं से निकाली गई वो 120 लाशें, दीवारों पर आज भी मौजूद हजारों गोलियों के निशान और दशकों तक दबाए गए हंटर कमीशन के वो दस्तावेज। अगर एक उन्नत एआई सिस्टम इतिहास के सिर्फ एक पन्ने से इतनी खौफनाक सच्चाई बाहर निकाल सकता है, तो जरा सोचिए, जलियांवाला बाग की ये खामोश दीवारें आज भी और कौन से काले राज बयां कर रही हैं। इतिहास की इन गहरी परछाइयों में अभी और क्या क्या छिपा है जो सामने आने का इंतजार कर रहा है। क्योंकि याद रखिएगा, इन बंद दीवारों के काले राज कभी खामोश नहीं बैठते।